नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। इसमें हम 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आपने यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी उन्हें पहले देखिए। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज माध्य के कुछ और उदाहरणों के बारे में। तो देखिए, हमें कल माध्य के बारे में हमने जो चर्चा की थी वो देखिए समांतर माध्य के बारे में की थी। समांतर माध्य के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे, जिसमें देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यदि आपको माध्य पहले से दिया हुआ हो, माध्य पहले से दिया हुआ हो, यदि आपको माध्य पहले से दिया हुआ हो तो हमें चर राशियों का मान किस प्रकार से प्राप्त कर रख सकते हैं। तो देखिए, माध्य हमारे पास एक उदाहरण में दिया हुआ है 7.5। एक उदाहरण में हमें माध्य दिया हुआ है 7.5। देखिए, हमें इस प्रकार से x का मान एक सारणी के रूप में और f का मान दिया हुआ है। x का मान जो है वो देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये मान x के जो दिए हुए हैं, और f के 6, 8, 15, p 8, 4। देखिए, यहाँ हमें f की बारंबारता में, फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ एक फ्रीक्वेंसी की जगह p लिखा हुआ दिया है। हमें इस p का मान ज्ञात करना है। माध्य 7.5 है तो p का मान हमें ज्ञात करना है। p का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें माध्य पहले से दिया हुआ है, हमारे माध्य निकालने का तरीका वही रहेगा। यदि हमारे पास पहले x नहीं है तो हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, x से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए, हमें माध्य दिया हुआ है, हम माध्य कैसे निकालते, हम माध्य निकालते माध्य x बार प्रतीक बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसी तरीके से हम क्या निकालते, माध्य निकालते। तो देखिए, यहाँ हमारे पास fx नहीं है तो सबसे पहले हम f को x से गुणा करेंगे। अर्थात देखिए, f को x से गुणा करना है, यानी कि आपकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, उसको इन चर मानों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 6 तिये 18, 8 को 5 से तो 8 पंजे 40, 15 साते 105, और 9 को यदि p से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 9p लिखेंगे इसे, 9p। 11 को यदि 8 से गुणा करेंगे तो 11 को 8 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आता है 88। 13 को 4 से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 52। देखिए, मैंने आपको सिग्मा का अर्थ बताया था कि सिग्मा का मतलब योग होता है। तो हम क्या करेंगे, इस f का और इस fx का क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग करते हैं तो हम देखते हैं कि p के अलावा 6, 8, 15, 8, 4 इन सभी का योग होता है 41। इन सभी का योग होता है 41, प्लस हम p को प्लस के रूप में ही लिख देंगे क्योंकि हम p को संख्या में जोड़ नहीं सकते। तो आपको 41 प्लस p लिखना है, न कि 41p। ये क्या होता है विद्यार्थियों, ये गुणा हो जाता है, तो यहाँ 41 प्लस p योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ हमारे पास दूसरा जो योग है fx है, वो देखिए क्या है, 18, 40, 105। अब देखिए, ये 9 गुणा p है, 9 से पहले गुणा होगा, उसके बाद ये संख्या का जो मान आएगा वो इसमें जुड़ेगा। इसका मतलब इसको एक बार नहीं जोड़ना है। बाकी 88, 52, 105, 40, 18 सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 303 प्लस जो 9p है इसको जैसे है वैसे ही प्लस में रख देंगे। अब देखिए, हमारे पास माध्य पहले से दिया हुआ है,
पहले से दिया हुआ है, अर्थात 7.5 इसका मान है। तो जहां माध्य है वहां हमने 7.5 रख दिया है। सिग्मा एफ एक्स का योग देखिए कितना हो गया, 303 प्लस 9p बटे सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग कितना हो गया, 41 प्लस p। अब देखिए विद्यार्थियों, पक्षांतरण के नियमानुसार हम क्या करेंगे, 41 प्लस p जो भाग में है पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे पक्ष में आके 7.5 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p, जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। तो देखिए यदि आप 7.5 को 41 प्लस p से गुणा करते हो तो ये ब्रैकेट के अंदर है और प्लस में है, तो आप 7.5 को पहले 41 से गुणा करोगे, फिर 7.5 को p से गुणा करोगे। तो देखिए 7.5 को 41 से गुणा करोगे तो मैंने आपको पॉइंट का गुणा पहले से बता दिया कि पहले 7×5 अर्थात 75 को 41 से गुणा कर लोगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3075। फिर अपने दाएं हाथ की ओर से देखेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट है, दशमलव है, तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब 7.5 को फिर p से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा 7.5p बराबर 303 प्लस 9p का मान हमारे पास रखा हुआ है। देखिए अब पक्षांतरण करेंगे तो एक जैसी बिरादरी के जो है उनको एक जगह रखेंगे, अर्थात देखिए 9p वहां रखा हुआ है, 9p तो हम इसके पास p के जो पद है वो ले जाएंगे, तो ये 7.5p है, तो ये 7.5p क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो दूसरे पक्ष में जाकर माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए 307.5 प्लस यहाँ जो 303 है वो दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, 303 माइनस के बन जाएंगे। जब घटाएंगे 307.5 में से 303 तो देखिए 307.5 इसमें से 303 घटाना है तो इसे लिखेंगे 303.0। मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूं कि पॉइंट के ठीक नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लिख सकते हो। तो घटाएंगे तो हमारे पास इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। और 9 में से इसी प्रकार 9.0 लिख के 7.5 घटाएंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 1.5p। तो देखिए हमारे पास ये जो p था वो p कॉमन था, दोनों में था, तो यहाँ पर भी p आएगा, उभयनिष्ठ था, तो 9 में से 7.5 घटाया हमारे पास 1.5 और p जो कॉमन था वो कॉमन में वापस से गुणा में आ जाएगा। अब देखिए हमें p का मान ज्ञात करना है तो 1.5 इस साइड में भेजेंगे दूसरे पक्ष में, तो 4.5 बटे 1.5 यहाँ गुणा में था, दूसरे पक्ष में आया, भाग में बदल गया। तो देखिए एक अंक के आगे दशमलव, एक अंक के आगे दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, 45 बटे 15। तो p का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 का भाग लगाएंगे 45 में तो p का मान हमारे पास आ जाएगा 3। p का मान हमारे पास आ गया 3। तो देखिए विद्यार्थियों ये जो हमें p का मान ज्ञात करना था, f की जगह एक संख्या नहीं लिखी हुई थी वो हमने ज्ञात की है, तो इसका मान हमारे पास हो गया 3, यानी कि हमारे पास जो ये p है इसकी जगह क्या है, 3 है। तो देखिए विद्यार्थियों एक ऐसा ही उदाहरण और लेते हैं जिसमें भी हमें माध्य का मान दिया हुआ हो और वहां f की जगह दो संख्याएं नहीं दी हुई हो और दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी हो। तो एक ऐसा उदाहरण और लिखते हैं, देखिए जिसमें हमें x का मान दिया हुआ है x 1 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से हमें f दिया हुआ है तो वो देखिए 46 a b 25 10 4 25 10 5। यहाँ देखिए
ए और बी मैंने लिखा है, यहाँ एक्स वाई पी क्यू कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है या खालिस्तान भी हो सकता है, तो आप मान सकते हो कुछ भी। यहाँ देखिए हमें जो माध्य है इस प्रश्न में जो दे रखा है, माध्य जो इस प्रश्न में हमें दे रखा है वो दे रखा है 1.46 1.46 दे रखा है विद्यार्थियों। और जो इनका योग हमें दे रखा है वो दे रखा है 200, योग जो दे रखा है वो दे रखा है 200। तो देखिए ठीक पहले बार की तरह ही हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स। देखिए एफ एक्स किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो 46 को 0 से गुणा किया, 0। किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 1 को ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए। 1 को 1 से ए से गुणा करेंगे, किसी भी पद को 1 से गुणा करते हैं तो वही पद वापस से आ जाता है। देखिए यहाँ दो बड़ी बातें आ गई है, दो बड़ी बातें यहाँ पर क्या मिली हमें कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0। क्या प्राप्त होता है, 0, शून्य। तो एक ए यानी किसी भी पद को आप 1 से गुणा करते हो तो वापस से क्या प्राप्त हो जाता है, वही पद प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ दो बड़ी बातें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली। अब देखिए आगे 2 को b से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आप क्या लिखोगे इसे, 25 तिये 75। 4 को 10 से गुणा करोगे 40। 5 को 5 से गुणा करोगे 25। देखिए विद्यार्थियों इनका भी हम योग करते हैं तो इनका योग क्या आएगा, a 2b ऐसे ही रखेंगे। एक बार इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 140 प्लस a और 2b दोनों जुड़ेंगे तो a प्लस 2b, ये दोनों जोड़ में ऐसे रख देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ हमारे जो समझने वाली बात है वो ये है कि f का योग हम देखते हैं तो देखिए 46, 25, 10 और 5, ये हमारे पास योग हो गया इनका 86। कितना हो गया, 86। 30, 40, 86, तो इनका योग हो गया हमारे पास प्रश्नानुसार देखिए हमें इनका योग दिया हुआ है कितना, 86 प्लस यदि हम इसमें a और b और जोड़ते हैं, a और b और जोड़ते हैं तो हमारे पास इसका मान हो जाता है 200 जो कि दिया हुआ है। 86 और a और b को और जोड़ते हैं तो इसका मान हमारे पास हो जाता है 200। देखिए हमें इनका योग 86 ही मिला, इसका मतलब a और b का मान दोनों जुड़ते ही कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो a प्लस b बराबर 200 और इस 86 यहाँ जो प्लस की है इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये दूसरे पक्ष में जाकर माइनस के 86 हो जाएगा। अब a प्लस b बराबर हमारे पास कितने बच गए विद्यार्थियों, 114। यानी हमारे पास a और b का जो दोनों का मान है वो कितना है, 114 है। यहाँ देखिए हमने इसको एक समीकरण के रूप में बनाकर लिख दिया। समीकरण के रूप में बनाकर इसलिए लिख दिया कि a और b हमारे पास दो चर आ गए, दो चरों का योग दिया हुआ है, दो चर आ गए मतलब दो चरों का ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसलिए इसको क्या लिख दिया, समीकरण के रूप में लिख दिया। पुनः देखिए हमें ये पता है कि माध्य 1.46 है। पुनः इसका देखो माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर 1.46 दिया हुआ है। और माध्य हम कैसे निकालते, हम निकालते माध्य 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी सूत्र से हम माध्य निकालते और माध्य हमारे पास 1.46 पहले से है तो बराबर रख दिया 1.46। 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का योग हमारे पास है 140 प्लस a प्लस 2b बटे में सिग्मा एफ है तो एफ का योग हमारे पास कितना है विद्यार्थियों, 200। कितना है, 200। अब 200 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये दूसरे पक्ष में आएगा, यहाँ भाग में है, दूसरे पक्ष में आएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 1.46 गुणा करेंगे 200 बराबर 140 प्लस a प्लस 2b रह जाएगा।
देखिए 1.46 200 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 अंकों के आगे क्या लिखा हुआ है, दशमलव लिखा हुआ है, और यहाँ क्या है, 2 जीरो है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 अंकों के आगे दशमलव और 2 जीरो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 146 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 292। 292 बराबर 140 प्लस ए प्लस 2b। फिर से एक संख्या 140, तो इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो 292 माइनस 140 बराबर क्या बच गया, a प्लस 2b। a प्लस 2b 140 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 152 बराबर a प्लस 2b। अर्थात देखिए a प्लस 2b बराबर हो गया 152। इसी में भी देखिए a और b दो चर है, तो ये भी बन गया समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा। अब हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। जब हमारे पास समीकरण 1 और 2 एक ही जैसे चरों के हो, अर्थात दो चरों के दो समीकरण हो, तो आप इसमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके, दो समीकरणों वाली किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो हम देखिए यहाँ पर हम समीकरणों की विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, विलोपन विधि का प्रयोग करने पर देखिए विलोपन विधि हमें कक्षा 9 में दी हुई थी, जो हमें पूर्व ज्ञान से उसे यहाँ उपयोग में लेंगे। देखिए गणित का प्रत्येक जो विषय या प्रत्येक जो प्रकरण होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। तो आपको प्रत्येक को एक दूसरे से को रिलेटिव करके ही समझना है। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण है, समीकरण 2 और समीकरण 1 है। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो हम चर देखते हैं कि a और a इनके गुणांक समान है, तो हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यानी कि समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर देखिए 2a प्लस 2b बराबर 152 लिखा हुआ है। दूसरे पहले में a प्लस b बराबर 114 लिखा हुआ है। यहाँ मैंने समीकरण 2 में से 1 घटाया है, 1 में से 2 घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समान ही आएंगे। ठीक है, देखिए तो नीचे वाला समीकरण है वो घटा रहे हैं, इसका मतलब नीचे वाले समीकरण के क्या बदल जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का लिखा, ये प्लस का है तो माइनस का मानेंगे, ये भी प्लस का है तो क्या मानेंगे, माइनस का मानेंगे। तो देखिए a से a कट गया, 2b में से 1b घटाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा तो क्या बनेगा, 1b बचेगा। 2b में से 1b, 1 इसके गुणांक के रूप में होता है, तो 1 जो लिखना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब 2b में से 1b घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1b। और 152 में से हम 114 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 38। अर्थात जो b का मान हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 38। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी भी समीकरण में हम b का जो मान आया है वो रख सकते हैं, तो हमें a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए a प्लस b हमारे पास कितना आ गया, इसका मान 38 बराबर कितना लिखा हुआ है, 114। अब a का मान हमें ज्ञात करना है, तो 114 माइनस 38 यानी कि ये जो प्लस के है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस के बन जाएंगे। तो हम 114 में से 38 घटाते हैं तो ये हमारे पास a का मान आ जाता है कितना, 76। तो देखिए हमने यहाँ b और a दोनों के मान प्राप्त कर लिए हैं। जो बारंबारता, लुप्त बारंबारता थी, उन दोनों के मान हमने प्राप्त कर लिए हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए इस प्रकार से आप जो भी यदि f के मान किसी बारंबारता को लुप्त कर दिया जाता है तो इन तरीकों से आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने जो समांतर माध्य है उसकी एक विधि का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है जिसका नाम था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आप इस सवालों को प्रत्यक्ष तरीके से हल करते हो, प्रत्यक्ष तरीके से हल करते हो। अब हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा कल्पित माध्य विधि, जिसका नाम होगा कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात
करना। माध्य की हम यहाँ कितनी विधियां पढ़ेंगे, कितनी विधि पढ़ेंगे, यहाँ पर हम माध्य की 3 विधियां पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ रहे हैं आज कल्पित माध्य। देखिए दूसरी विधि जो हमारी है कल्पित माध्य, इसका एक सवाल लेते हैं। 0 से 10 वर्ग दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो f दिया हुआ है वो देखिए 7, 10, 15, 8 और 10। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, f दिया हुआ है। तो देखिए यहां हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। अब माध्य की कोई भी विधि हो, कोई भी विधि हो, उसमें हमें वर्ग नहीं चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए तो हमें वर्ग की जगह क्या चाहिए, x चाहिए। देखिए वर्ग का काम खत्म हो जाता है यदि हम x निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं, तो हमारे वर्ग का काम खत्म हो जाता है। देखिए x हमें दिया हुआ हो तो हम सीधा सवाल प्रारंभ करेंगे, और यदि x नहीं दिया हो तो पहले क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x किस प्रकार से निकालते हैं, x होता है मध्यमान, x होता है मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इनके मध्य का मान यानी दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 0 और 10 दोनों को जोड़ दिया, 10 हो गए, 2 का भाग लगाया तो क्या आ गए, 5 आ गए। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हुए, 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो 15, 20, 23, सीधा देख सकते हो 20 की संख्या इसके क्या आ जाएगी, 25, सीधा देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, कितना आ जाएगा, 45। तो देखिए हमने x ज्ञात कर लिया, तो अब वर्ग का काम हमारे पास माध्य में खत्म हो गया। माध्य में x निकालते ही वर्ग का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए हम यहाँ जो विधि पढ़ रहे हैं वो कल्पित माध्य विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर f(x) से सीधा नहीं करेंगे, सीधा किसमें करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में करते हैं, f(x) से नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप यहाँ क्या निकालोगे, देखिए क्या निकालोगे, यहाँ आप निकालोगे d, क्या निकालोगे, d। अब ये देखिए ये d क्या है, ये d होता है विचलन, d होता है विचलन। विचलन के द्वारा आप क्या करोगे, माध्य ज्ञात करोगे, क्योंकि कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। विचलन किस प्रकार से निकालोगे, तो ये देखिए मैं आपको यहां लिख देता हूं, विचलन निकालोगे d बराबर x माइनस ए, x माइनस ए। और ये निकालने के बाद जब आप क्या करते हो, अब d निकाल लिया है तो जैसे देखो f को x से गुणा करते हो तो x का यहाँ क्या हो गया, संशोधित रूप हो गया, विचलन निकाल लिया x से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम f(x), f(d), f(d), f(x) की जगह क्या हो गया आपकी बार f(d). तो ये बात यहाँ समझेंगे कि a क्या आया, a क्या आया, तो a को हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, a सबसे बड़ी बात है इस प्रश्न में, a कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो अब समझिए a हो गया हमारे पास कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब हो गया कल्पना, इमेजन, कल्पित का मतलब हो गया कल्पना, यानी कि आपको सुपोज करना है, मानना है, किसको माने, देखिए वर्ग का काम खत्म हो गया, मतलब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो ये है, चर राशियां हैं वो ये है, माध्य जो प्राप्त होगा वो इनमें से प्राप्त होगा या इसके आसपास, इन्हीं संख्याओं का माध्य निकालना होता है। ये बारंबारता है, इसमें से नहीं माना जाएगा, तो माध्य निकालना है वो इन्हीं का निकालना है, ये इनकी क्या है, बारंबारताएं हैं। तो हम इन्हीं बार जो हमारे पास जो राशियां हैं इन्हीं में से किसी एक मान को कल्पना द्वारा मान लेंगे, यही हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। मानना किसी को भी मान सकते हो आप, इसको मान सकते हो, 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 कोई भी आप मान सकते हो। देखिए हम यहाँ माइनस के गुणा से बचने के लिए इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो a का मान हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। आप 25 को मान सकते हो, सारे निशान माइनस के लेने के लिए आप 45 को भी मान सकते हो। तो देखिए d का मान ज्ञात करते हैं तो x माइनस
ए, x माइनस ए, यानी कि x हमारे पास 5 था, माइनस ए घटाया यानी कि 5 घटाया, तो क्या बचे 0। 15 में से वापस फिर x माइनस ए, x 15 माइनस ए 5 घट गए, वापस कितना बचा 10। 25 में से वापस घटाएंगे 5, कितने बचे 20। 35 में से वापस घटाएंगे 5, कितने बचे 30। 45 में से वापस 5 घटाएंगे, कितने बचे, तो ये बच गए हमारे पास 40। देखिए कैसे प्राप्त हुए, वापस समझ लीजिए। x में से a घटाया है, x 5 में से 5 0, 15 में से 5 10, 25 में से 5 20, 35 में से 5 30, 45 में से 5 40, तो ये हमारे पास d प्राप्त हो गया। अब f जो है उसको किससे गुणा करना है, d से गुणा करना है। तो 7 को 0 से गुणा करते हैं, 0 किसी भी संख्या से 0 से गुणा की जाती है तो 0 हो जाता है। 10 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 100। 15 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300। 8 को 3 से गुणा करेंगे 240। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 400। देखिए अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखिए ये हो गए हमारे पास 4 3 7 8, 4 3 7 8 9 10, 1040, कितने हो गए 1040। साथ में क्या चाहिए, ऐप का योग भी हमें चाहिए। ऐप का योग करते हैं तो देखिए ये हो गया हमारे पास 50। ऐप का योग हो गया हमारे पास 50। अब आते हैं इसके माध्य में। तो देखिए हमारे पास अब की बार जो माध्य का सूत्र बनता है वो कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र बनता है। x बार बराबर, देखिए सूत्र वही है, बदलाव छोटा सा आया है। क्या बदलाव आया है, a प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। क्या परिवर्तन आया, एक तो पहले जो सूत्र था वो सिग्मा एफ एक्स था, यहां सिग्मा एफ एक्स नहीं है, एफ डी है, तो यहां क्या आएगा, एफ डी आएगा। विचलन से निकाला है, सिग्मा एफ बट्टे में जैसे पहले था वैसे ही आया है, कोई परिवर्तन नहीं है। ए जोड़ा है इसमें, ए उसमें प्रत्यक्ष विधि में ए प्लस में नहीं था, इसमें प्लस में ए आया है। तो यहां हमने क्या किया था, देखिए विद्यार्थियों, यहां हमने ए सब में से घटाया था, एक कॉमन संख्या हमने सब में से घटाई थी और वो कॉमन संख्या यहां पर जोड़ देंगे। तो इसका मतलब माध्य जो 5 सब में से घटे थे वो 5 यहां पर सब में वापस से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब परिवर्तन कुछ नहीं होना है, केवल क्या बदली है, विधि बदली है। तो हम क्या करेंगे, 5 यहां पर जो घटाया था सब में से वो वापस से जोड़ देंगे। सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास था 1040, 1040। भाग जो लगाना है सिग्मा एफ का वो हमारे पास 50 है। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 प्लस हम इसमें भाग लगाएंगे 104 में 5 का, ये भाग मैं आपको लगाकर बताता हूं। देखिए 104 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 0 बचेगा, उतार लेंगे यहां पर 4। यहां समझने वाली बात है विद्यार्थियों, देखिए 4 में हम 5 का भाग लगाते हैं, ये संख्या उतर गई। इसका मतलब 5 से 4 क्या है, छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या है तो यहां सर्वप्रथम क्या हुआ, छोटी संख्या है, भाग टूट गया। पहले भाग टूट गया तो भाग टूटने का क्या चढ़ाया जाता है, 0 चढ़ाया जाता है। 0 चढ़ाया जाता है। 0 हमें क्या कहता है, 0 कहता है अगला अंक और उतार लो। तो और अंक है नहीं, क्या करेंगे, और अंक है नहीं तो क्या चढ़ाएंगे, दशमलव चढ़ाएंगे, और दशमलव हमें क्या देगा, 0 देगा। तो 5 का फाड़ा फिर से बोलेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास जो मान प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 20.8। जोड़ेंगे इनको तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे 5 और 20 25.8 इकाई प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास जो माध्य था उसका मान आ गया कितना, 25.8 इकाई, 25.8 इकाई। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखिए मैं आपको जो तीसरी विधि और है, इस विधि से आप कल्पित माध्य विधि से प्रश्न हल कर सकते हो। कब की जाती है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग, कब हल किया जाता है, तो वो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपके पास वर्ग के जो मान है वो बड़े मान हो, x के जो चरों के मान हो वो बड़े मान हो, तो देखिए बड़े मानों को हल करेंगे तो गुणा बड़े करने पड़ेंगे, भाग बड़े करने पड़ेंगे। तो उनको छोटा करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा ही है, फिर कौन सा छोटा आ गया, तो इससे भी छोटा करने के लिए जो तीसरी विधि है उसका हम प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। चलिए चलते हैं
पद विचलन विधि के उदाहरण में। देखिए हम इसी सवाल को पद विचलन विधि से हल करते हैं, इसी प्रश्न को पद विचलन विधि से हल करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ग जो दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एफ जो हमें दिया हुआ था 7, 10, 15, 8 और 10। सेम हमें x निकालना है, किसी भी विधि हो, कोई भी विधि हो माध्य की, हमें x निकालना ही होता है। तो यहाँ आ गया 5, 15, 25, 35 और 45। यहाँ जो निकालना है, पिछली विधि में हमने क्या निकाला था, d निकालना था। यहाँ अबे d की जगह हमें क्या निकालना है, u निकालना है विद्यार्थियों। क्या निकालना है, u कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस a वही तरीका है, यहाँ बटे में इसमें क्या लग जाएगा, h लग जाएगा। क्या लग जाएगा, h। अब देखिए यहाँ जब d था तो हमने एफ डी लिखा था, यहाँ पर f को d से गुणा किया था। अब क्या लिखेंगे, एफ u लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर u है। u कैसे प्राप्त होगा, सेम वही प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर a है, x माइनस a क्या है, कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य a बराबर हमारे पास कितना है, वही मानेंगे, पिछली बार की तरह ही मानेंगे, 5 मानेंगे। आप इसमें से कोई भी मान सकते हो, सभी सही होंगे, कल्पित माध्य। इसके अलावा जो हमारे पास एक नई चीज आई है वो है h। h क्या होता है, देखिए h बोलते हैं वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल को, अंतराल, वर्ग अंतराल। अर्थात देखिए h है क्या, h एक सार्वय गुणनखंड है। सार्वय गुणनखंड है मतलब सभी में भाग जाता है, तो h का भाग लगा देंगे। अब h का भाग मतलब कैसे, किस पर निर्भर करेगा, तो इस पर निर्भर करेगा जो इनका अंतर है वो h होगा, और यदि इनका समान अंतर है तो ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो ही हम पद विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यदि हमारे पास h क्या हो, समान हो, अंतराल क्या हो, समान हो। तो देखिए हम h देखेंगे, इनका अंतर कितने कितने का है, तो अंतर हमारे पास कितने कितने का है, 10-10 का अंतर है। ये विधि भी हम बड़े मानों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इनका अंतर समान हो तभी कर सकते हैं। देखिए u का मान हम ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस a, x माइनस a, 5 में से 5 घटाएंगे और h अर्थात 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 में से 5 घटाया 0, 0 में 10 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हो गया, 0। 15 में से वापस 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 10। 10 में से फिर h का भाग लगाएंगे 10 का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। 25 में से 5 घटाएंगे 20 बचेगा, 20 में 10 का भाग लगाएंगे, 20 में 10 का भाग लगाएंगे, क्या क्या प्राप्त होगा, तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस प्रकार से 3 और 4। देखिए f को u से गुणा करते हैं, f को u से गुणा करते हैं तो f u यानी कि 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और ये हो गए 40। अंतर क्या आया है विद्यार्थियों, इनका हम योग कर लेंगे। तो हमने पिछले सवाल में देखा था यहाँ केवल 0 0 बढ़ा था, अब की बार 0 नहीं बढ़ा है क्योंकि 0 का भाग लग रहा है, 10 का भाग लग रहा है, 1 0 कम हो रहा है। तो जोड़ेंगे वापस तो अब की बार कितना आ जाएगा, 1040 की बजाय 104, 0 नहीं आएगा। तो देखिए अब जो हमें पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से माध्य निकालना है, विधि से माध्य जो ज्ञात करना है उसका तरीका क्या रहेगा। तो देखिए आप खुद समझ गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पे a प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हमने a घटाया था, और सिग्मा एफ डी की जगह अब की बार क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, इंटू क्यों, अब की बार परिवर्तन आया, इंटू आया, गुणा आया, यहाँ पर क्या आएगा, गुणा में क्या आएगा विद्यार्थियों, h आएगा। क्यों आएगा, h का हमने सभी में भाग लगाया था, सार्वय गुणनखंड था, h सब में भाग जा रहा था इसलिए सब में लगा दिया, वापस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, वापस से गुणा कर देंगे, ठीक है, जो लिया था वो दे दिया वापस। देखिए ये उधारी चुकता वाला काम। a कितना है, 5, ये 5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, 104 बटे एफ, सिग्मा एफ का मान था हमारे पास 50, पिछले सवाल में किया था वही एफ का मान रहना है
50 इंटू 10। देखिए वापस वही सवाल बना है, 10 को गुणा होते 1040, 1040 पहले योग में थे, अब की बार 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो देखिए यहां गलती हो जाती है कि 5 से 5 काट देते, नहीं कटेगा, प्लस का निशान है, पहले ध्यान देंगे। तो देखिए प्लस तो कब कटता है, गुणा में कटता है। 5 का भाग लगाना होगा किसमें, 104 में। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा देखिए 20.8, जो पिछली बार मैंने भाग बताया था वही भाग है, जोड़ेंगे तो 25.8 इकाई इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास मान है माध्य का वो 25.8 प्राप्त हो गया है। तो देखिए विद्यार्थियों यहां हमने जो माध्य की तीनों विधियां हैं वो हमने हल कर ली है। आप एक सवाल में x जो कल्पित माध्य मानते हैं वो बीच का मान हल करके भी आप हल कर सकते हो। आप ये प्रश्नावली को पूर्ण कीजिए, माध्य का जो टॉपिक है उसको पूर्ण कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और नए हो चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत आपका साधुवाद।